हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का हमारा चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो अब 9 क्लास से पहुंच चुके हो तो हम अब ना जो हमारे आप बुक को आप जब देखोगे बुक का कंटेंट तो आपके आपके सब आपको सब चैप्टर अलग अलग टाइप के देखेंगे। मतलब आपको पहले स्टार्टिंग सेशन में दिखेगा केमिस्ट्री, फिर आपको दिखेगा बायोलॉजी, फिर आपको दिखेगा फिजिक्स। सो ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसमें बस हम फिजिकल नेचर देखेंगे मैटर का। जो इसके बाद वाला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो है हमारा केमिकल वाला चैप्टर। ठीक है। सो अगर आपको वो चैप्टर समझना है सो आपको पहले ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि यही आपका बेस है सेकंड चैप्टर का। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग, टॉपिक का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर अपने आसपास, है ना। तो आपकी हेडिंग से नाम से पता चल रहा होगा कि मैटर, जितनी हमारे आसपास चीजें हैं वो सब कुछ मैटर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका पेन, कॉपी, पेंसिल, आपका लैपटॉप, फोन, सब कुछ मैटर है। ठीक है। अब आप सोच रहे हो, आप आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ मैटर नहीं होती। सब कुछ तो मैटर होता है, लेकिन ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो हमारी मैटर नहीं होती, है ना। सो अब तो ये था मैटर का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम एक्चुअल में देखते हैं कि एक्चुअल मैटर होता क्या है, ताकि आप पेपर में आसानी से लिख सको या किसी जगह आप अच्छे से डिफाइन कर सको। Matter is anything which occupies space and have mass is called matter. ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका जो मास हो उसे हम कहेंगे मैटर। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक ले लो, आप जैसे बैठे हो, चेयर ले लो, ठीक है। चेयर क्या एक मैटर है। उसको हम उसकी एक सिंपल क्या है, उसकी एक मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो हमारा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और वो हमारा उसका कुछ मास भी होगा। जैसे कि चेयर चेयर हमारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, और उसका कुछ मास भी है, उसका कुछ वजन भी है, तो उसे हम कहेंगे मैटर। और मैटर की एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि हमारा होता है मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर है ना हमारा, कोई भी चीज हमारे डायरेक्ट बिल्कुल बड़े से टुकड़े से नहीं बनती। कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज, हाँ, तो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से स्टार्ट होती है। हमारा यूनिवर्स भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर ही बना है। ठीक है। स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ज्वाइन होते हैं तब जाके पूरा एक मैटर बनता है। और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके बीच में जो दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये पार्टिकल्स के बीच का स्पेस हर एक मैटर पे अलग अलग डिपेंड करता है कि उनका स्पेस कितना हो, कितना ज्यादा हो, कितना कम हो। सो हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि सेकंड पॉइंट हमारा मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, याद रखना आपको, मैटर हमारे बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन आइदर सी, टच, टेस्ट एंड फील देम। सो हम एक पिज्जा का एग्जांपल लेते हैं। पिज्जा को आप देख सकते हो, हाँ, टच कर सकते हो, हाँ, टेस्ट कर सकते हो, हाँ, उसको फील कैसे करेंगे? उसको जो पकड़ो के हाथ में तो आपको फील होगा कि हाँ, मैंने पिज्जा पकड़ा है। तो मैटर को हम या तो देख सकते हैं, या टच कर सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं, या फिर फील कर सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं चेयर का। चेयर को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको देख जरूर सकते हो। आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, आप उसे फील भी कर सकते हो। आप जब उसे टच करोगे हाँ, तो आपको फील होगा। तो ये हो गया। तो मतलब ये हमारा जो डेफिनेशन है हमारा वैलिड है। मतलब ये अच्छा डेफिनेशन, ठीक है, ये आपको काम आएगा लिखने में। अब हमारा है थर्ड करेक्टर, मतलब जो फोर्थ है, ये हमारा फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मैटर की? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज। देखो, जो मैटर हमारा बना हुआ होता है बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे होते हैं वो साइज में। ठीक है, आप उसे ऐसे ही देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि मैटर के पार्टिकल कितने छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। अब एवरीथिंग अराउंड अस मेड ऑफ वेरी टाइनी पीस ऑफ पार्टिकल्स आर मैटर। आपके आसपास क्या होगा? आपके आसपास चलो मान लो आपका फोन है। सो फोन भी हमारा बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ मैटर से बना होगा। आप बोलोगे कि नहीं, जो हमारे फोन का कवर है वो छोटा छोटा पार्टिकल्स हो रही है, लेकिन जो फोन का कवर है, हाँ, मान लो ये फोन का कवर है, तो ये फोन का कवर बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होगा, है ना। अब वो जो कौन सा पार्टिकल है वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके वो पूरा एक कवर बना होगा। ठीक है। सो इन शॉर्ट क्या है, जो मैटर है हमारा वो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। आपका फोन का कवर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। और आपका चिप, आपका जितना भी आपका फोन में जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका एक
कैमरा, वो सब मिल के हमारे फ़ोन बनाता है, ठीक है? सो इस मेरे कहने का मतलब है जो मैटर है हमारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, ठीक है? आपसे अगर कोई पूछे कि मैटर क्या होता है, तो आपको ये कहना है मैटर जितने मेरे आस-पास चीज़ें हैं वो सब कुछ मैटर है। सबसे कॉमन डेफिनेशन ये है, अगर मान लो आपके दिमाग में कुछ याद नहीं आ रहा, तो आप पहले ये बोल देना कि हाँ, जितनी अब आपके आस-पास चीज़ें हैं वो सब कुछ मैटर है, ठीक है? आपको दूसरा पॉइंट आप बोलना कि जो मैटर है हमारा बिल्कुल स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बना होता है। थर्ड पॉइंट आप क्या बोलोगे? जो मैटर है, हाँ, जो मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। आप चाहो तो ये स्लाइड अच्छे से नोट कर सकते हो, वैसे मैं आपको ये स्लाइड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये ना एक टाइप से नोट्स टाइप का बनाता हूँ मैं, तो आप नोट भी करते रहा करो, ठीक है? अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं मैटर के। सो हमारा मैटर एग्जांपल है चेयर, सॉइल, वाटर, एयर, मेटल, नाइट्रोजन, पेन, ठीक है? ये हमारे एग्जांपल हैं अब मैटर के। अब एक और क्वेश्चन आता है कि नॉन मैटर मतलब कुछ कौन सी ऐसी चीज़ जो मैटर नहीं होती? लाइट। लाइट मैटर नहीं होती, ना ही उसका कुछ वेट होता है, ना ही उसका कुछ मास होता है, ठीक है? मतलब आप इतना समझ लो कि लाइट हमारे मैटर नहीं होती। आप कहोगे कि यार लाइट तो बस स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। सो अभी के लिए आप याद रखो कि लाइट मैटर नहीं होती, ठीक है? आप बस इतना याद रखो। बाद में हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में क्यों मैटर क्यों नहीं होती, ठीक है? आपको अभी इतना याद रखना है कि लाइट हमारी मैटर नहीं होती, शर्ट हमारी मैटर नहीं होती, प्लेन सॉरी हमारा ये पेन था, मैंने गलती से प्लेन लिख दिया है, PAIN, ठीक है? ये पेन, जब आपको दर्द होता है, हाँ, तो वो हमारा एक मैटर नहीं है, ठीक है? हैप्पीनेस भी हमारा मैटर नहीं है, मतलब इन शॉर्ट ये तीन है ना आखिरी के, हाँ, ये हमारी फीलिंग्स है। सो जितनी भी फीलिंग्स है वो हमारी कुछ भी मैटर नहीं होती, चाहे वो हेट हो, लव हो, हैप्पीनेस हो, पेन हो, वो बस हमारी कुछ भी मैटर नहीं होती। ये था मैटर के बारे में, और ये कुछ अलग डेफिनेशन है, तो इससे जरा अलग पढ़ो, ठीक है? पहले आप पढ़ो कि इसमें लिखा क्या है, ठीक है? आप पहले खुद से पढ़ो ताकि आपको खुद में समझ में आए ये वाला पॉइंट, ठीक है? इसको जरा पढ़ो कि क्या लिखा है ये। तो आपने पढ़ा, ठीक है? आपको क्या समझ में आया मैं बताता हूँ, ठीक है? The attractive force that exists between the adjacent molecules of matter are called intermolecular force of attraction. अभी सिर्फ आप इस डेफिनेशन को पढ़ के छोड़ दो, हम इसको बाद में देखेंगे कि क्या है, और बाद में समझोगे भी कि मैंने इसे स्टार्टिंग में ही क्यों लिख दिया, ठीक है? हाँ, एक और क्वेश्चन कि मैटर के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है? मैटर के टाइप्स आपने पढ़े हैं, ठीक है? आपको याद करो जरा, आप मुझे याद करके कमेंट सेक्शन में बताओ 2 मिनट के लिए, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको मैटर के क्या क्या होते हैं टाइप्स। मैटर हमारे 5 टाइप्स के अच्छा देखो, मैटर हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन अभी जो मेन मेन हमने पढ़े हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक, वो है हमारे 3 टाइप ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मतलब चेयर का एग्जांपल ले लो, लिक्विड मतलब वाटर का एग्जांपल ले लो, गैस मतलब हमारे नाइट्रोजन गैस या फिर ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल ले लो। ये 3 टाइप ऑफ मैटर हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं, और चलो ठीक है, पहले मैं 3 टाइप ऑफ मैटर पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम एक को दो आपके लिए सरप्राइज हैं, तो बाद में देखना, ठीक है? पहला हमारा मैटर है सॉलिड। सॉलिड बहुत सॉलिड होता है, ठीक है? मतलब सॉलिड मतलब बहुत, देखो, आप पहले डेफिनेशन अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे अच्छे से कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सॉलिड, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड है, हाँ, उसकी डेफिनेट शेप होती है, उसको हम कितना भी दबाएं, कितना भी कुछ करें, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होता। आप अपने फ़ोन का एग्जांपल ले लो, आप अपने फ़ोन को टच करोगे तो क्या उसका शेप चेंज होगा? नहीं, वो बिल्कुल टाइट है ना, बिल्कुल सॉलिड है वो, है ना? और उसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी होगी, और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें तो समझाने लायक है नहीं कि मैं इसलिए आपको फटाफट में नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ गया, ठीक है? क्योंकि सॉलिड क्या है ना, सब जानते हैं सॉलिड में इतना कोई समझाने लायक है नहीं। जो बाद में आपके 2 सरप्राइजेस हैं उनको अच्छे से समझाऊंगा मैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड पॉइंट, इट हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। मतलब उसको हम कंप्रेस मतलब उसको हम दबा नहीं सकते, ठीक है? आप एक स्पॉन्ज ले लो, स्पॉन्ज को आप दबा सकते हो, लेकिन सॉलिड को आप दबा नहीं सकते, ठीक है? सॉलिड को आप दबा नहीं सकते।
आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्पॉन्ज तो यार सॉलिड होता है तो वो दब कैसे सकता है, और बल्कि यहाँ पे लिखा है कि सॉलिड कभी भी दब नहीं सकता, ये इसकी तो एक प्रॉपर्टी है। सो उस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से मतलब जो आपके बुक के साइड साइड में क्वेश्चन आंसर दिए ना हम, सो हम उस पे वीडियो बनाएंगे क्योंकि आप सारे डाउट क्लियर, क्योंकि वो सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो कि सॉलिड हैव डिस्टिंक्ट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ये डेफिनेशन तो आपको आप देख सकते हो, ठीक है, साफ साफ कि उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, उसका एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और अब देखो फोन का एग्जांपल लेते हैं, फोन को आप दबाओगे तो क्या दब जाता है? नहीं, इट हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब ना के बराबर वो सब दबा सकते हैं, ना के बराबर, ठीक है। समझ सकते हैं आप, नाक के बराबर मतलब ऑलमोस्ट नो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, solid have a tendency to maintain their shape when subjected to outside the force. So पहला क्वेश्चन आता है कि टेंडेंसी मतलब क्या होता है, तो आप गूगल सर्च करोगे तो आपको दिखाई देगा कि वे टू मेंटेनिंग, मतलब सॉलिड का एक ऐसा वे होता है जिससे वो अपनी शेप मेंटेन करते हुए सब्जेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड फोर्स, मतलब वो आउटसाइड फोर्स उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है, सॉलिड्स का। आउटसाइड फोर्स मतलब जैसे हवा का झोंका है तो क्या सॉलिड का शेप चेंज होता है? नहीं। बस आपको इतना ही डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है, अच्छे से। मतलब सॉलिड के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि उससे उसका कोई शेप चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, मेंटेन देयर शेप, मतलब अपना शेप मेंटेन कर सकता है, ठीक है। अब पानी को ले लो, पानी हल्का सा गिर गया तो क्या होगा, उसका शेप पूरा का पूरा शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा सॉलिड का क्या है, आप उसको कुछ भी कर लो लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होता। एक वुड ले लो, वुड को आप कितना भी कुछ कर दो लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होता, मतलब उसमें उसमें एक बिहेवियर है, ठीक है, टेंडेंसी मतलब बिहेवियर है जिससे वो अपनी शेप मेंटेन रखता है, ठीक है। Fourth point, solid may break under force. It is difficult to change their shape, so it's called rigged. सॉलिड को हम सॉलिड ऐसा हो सकता है कि हम उसे ब्रेक कर सकते हैं अंडर फोर्स, ठीक है, हम उसे फोर्स लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो टूट जाए, बट ये डिफिकल्ट है कि हम उसका चेंज देयर शेप, उसका हम शेप चेंज कर सकें, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिग्ड। सो आप रिग्ड के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि ये डेफिनेशन बहुत क्लियर है, साफ साफ क्लियर होगा सब बच्चों को। नेक्स्ट स्लाइड, अब हमारा सेकंड हमारा आता है हमारा लिक्विड। मैंने आपको ये चीज़ बताना भूल गया, देखो हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था कि मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। अब जो सॉलिड का मैटर है, अब देखो हर चीज़ का मैटर ना अलग अलग, हर चीज़ का जो देखो जैसे मान लो बताता हूँ आपको, हर चीज़ क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मैटर से बना होता है, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। लेकिन जब वो पार्टिकल है ना उनके बीच में ना कुछ कुछ ये एरिया खाली होता है, तो सॉलिड में बहुत कम एरिया खाली होता है, लिक्विड में बहुत ज़्यादा उस पे एरिया खाली होता है, और गैस पे तो बहुत ज़्यादा एरिया खाली होता है, ठीक है, तो वही हम देखेंगे अभी, ठीक है। पहले हम देखते हैं सॉलिड का, ठीक है। सॉलिड देख सकते हो पे सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड है। तो सॉलिड के बाद जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं, ठीक है, मतलब जो देखो जितने वो पार्टिकल्स चिपके चिपके होंगे तो उसे हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आप नोट कर लो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उसमें का मतलब क्या है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है ना उनके बीच में जो उनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा और उनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब अभी आप इतना समझो कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके जो उनके स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा चिपके चिपके होते हैं, मतलब एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, बहुत चिपके चिपके होते हैं उनके पार्टिकल्स। अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ी दूर दूर होते हैं। देखो पहले पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड लिक्विड सॉरी पहले हम पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में, ठीक है। लिक्विड लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ये डेफिनेशन जाहिर सबको क्लियर हो जाएगी। जो लिक्विड उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है,
वाटर को ले लो, आप वाटर को किसी में भी डालो, कि चाहे आपको ग्लास में डालो, पतीले में डालो, या आप ड्रम में डालो, तो वो उसी का शेप ले लेगा। तो क्या है, वो उसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, ना ही उसका फिक्स्ड शेप है। सेकंड पॉइंट, इट टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच आर केप्ट। मैंने आपको यही कहा भी कि वो हम उसको किसी में भी रखें, वो उस टाइप का शेप ले लेगा। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप्स, सो इट नॉट रिग्ड बट कैन कॉल्ड बट बी कॉल्ड फ्लूइड। जो लिक्विड है, हाँ, फ्लो एंड चेंज शेप, वो फ्लो होते होते अपनी मतलब अपनी शेप चेंज कर सकता है, हाँ। तो हमारा नॉट रिग्ड है, ठीक है। मैं आपको रिग्ड की डेफिनेशन बताता हूँ, एक सेकेंड। तो रिग्ड मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी टाइट है। जैसे कि हमने सॉलिड में देखा था कि सॉलिड आर रिग्ड, सॉलिड सो दे आर रिग्ड, मतलब उसको हम देखो, सॉलिड आर रिग्ड क्योंकि वो बहुत टाइट होता है। जो चीज़ बहुत ठोस होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसमें कहते हैं रिग्ड। जो आपका टेबल है वो बहुत रिग्ड है, वो बहुत कठोर है, ठीक है, इसमें बोलेंगे बहुत सॉलिड। सो सॉलिड आर रिग्ड, रिग्ड की प्रॉपर्टी होने की वजह से सॉलिड को हम सॉलिड कहते हैं, समझे आप। देखो, अगर मान लो सॉलिड अगर रिग्ड ही नहीं रहेगा तो उसका सॉलिड का मतलब ही क्या। सॉलिड का मतलब क्या होता है कि वो कोई चीज़ जो बहुत टाइट होती है ना, जैसे कि टेबल बहुत टाइट होता है, और रिग्ड मतलब बहुत टाइट होता है। अगर उसमें रिग्ड की प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तो वो रिग्ड नहीं कहलाएगा। सो इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाहता हूँ, रिग्ड मतलब कोई चीज़ कितनी टाइट है, ठीक है। लिक्विड, अब लिक्विड नॉट रिग्ड मतलब क्योंकि वो ठोस नहीं है, वो कठोर नहीं है, तो उसे हम कहेंगे नॉट रिग्ड, नॉट रिग्ड, ठीक है, नॉट रिग्ड। बट दे कैन फ्लूइड। अब जाहिर सी बात है कि फ्लूइड तो है, क्यों लिक्विड है, और वो अपनी शेप चेंज करता है, एंड दे आर नॉट रिग्ड। वो रिग्ड नहीं होते। रिग्ड मतलब कठोर है, फिर स्ट्रॉन्ग, जिसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। अब तो हमने सॉलिड का अर्थ पढ़ लिया। अब हम देखते हैं सॉलिड के मैटर, सॉरी, लिक्विड के मैटर्स कैसे होते हैं, ठीक है। जो लिक्विड्स के मैटर है ना, उनके जो उनके पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर, मतलब बहुत नहीं, मतलब सॉलिड के मुकाबले वो दूर दूर रहते हैं। देखो, ये दूर 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 दूर, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये दूर 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 मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके पार्टिकल्स वो दूर दूर होते हैं। सो इसका मतलब क्या है, जो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ, वो मॉडरेट है, नहीं कम नहीं ज़्यादा, ठीक है। मैं आपको एक पूरा स्लाइड भी एक दिखाता हूँ, ताकि आप समझ जाओगे। पहले हम सारे स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगला हमारा आता है थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम कहते हैं गैस। गैस के बारे में सब जानते हैं। ऑक्सीजन हमारे टाइप का गैस है। सो गैस के डेफिनेशन को जा दिए, देखते हैं हम, ठीक है, एक एक करके। एक सेकेंड, शायद से, हाँ। Gas are highly compressible and compared to liquid as compared to solids and liquids. जो गैस है हमारा, हाँ, हाईली कंप्रेसिबल मतलब बहुत वो, उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, एंड कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में क्या था, आप क्या सॉलिड को दबा सकते हो, नहीं। लिक्विड को आप थोड़ा बहुत दबा सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि लिक्विड को कैसे दबाएंगे और सॉलिड, सॉरी, गैस को कैसे दबाएंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि गैस है हाईली कंप्रेसिबल, मतलब उसका हम उस पर हम दबाव डालेंगे तो वो कम हो सकता है, ठीक है। उसके पार्टिकल्स बहुत पास 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 आ सकते हैं, ठीक है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोला करो, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ, या फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना सकूँ आपके लिए, या तो आपको रिप्लाई कर सकूँ फटाफट से। सेकेंड पॉइंट है, इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो गैसेस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं, ये देखो कितने दूर दूर हैं। सो इसका मतलब जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर है, मतलब बिल्कुल लो है, ठीक है, बिल्कुल लो। देख लो कितने दूर दूर है इनकी जो जो इनके बीच दूरियां बहुत ज्यादा है ना, मतलब ये सब दोस्त नहीं है। सो इस इन शॉर्ट क्या है, इनकी जो इनके इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है। ये पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
force of attraction between the particles negligible and they not can move freely। जो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स है ना, हाँ, वो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। वो जो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स होता है वो बिल्कुल नहीं होता, इसी वजह से वो मूव कर पाते हैं फ्रीली। मतलब देखो देखो अगर देखो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये इनके बीच में फोर्स ऑफ जो इनके बीच में अट्रैक्शन है वो मॉडरेट है, मतलब ये लिक्विड है। इनके बीच में देखते हो आप अट्रैक्शन, जो इनके बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो ये लिक्विड है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा है, मतलब मॉडरेट है। और जो इनके बीच में क्या है, क्या क्या था वो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम है। लेकिन जो ये क्या बोलते हैं, इसमें दूरी कितनी है, वो भी बराबर है। आप एक सेकंड जैसे कंफ्यूज हो गए, मैं आपको वापस समझाता हूँ। देखो स्टार्टिंग समझाता हूँ आपको। अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है। ये हमारा है, हम अभी ले रहे हैं सॉलिड का, ठीक है। सॉलिड में आप देख सकते हो कि जो इनके बीच में जो इनके बीच में कितनी कम इसमें कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये दोनों कितने अट्रैक्ट है ना, ये कितने अट्रैक्ट है। और अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड में ऐसे होते हैं पार्टिकल्स दूर दूर। तो आप देख सकते हो जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा बहुत ही है, जिसे हम कहते हैं मॉडरेट। लेकिन अगर बात करें किसकी, गैस की, तो उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। देखो जिसे हम कहते हैं ना के बराबर, नो, ठीक है। उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन अब ये कितने दूर दूर और कितने पास पास एक वो भी चीज होती है कि मतलब हाउ पार्टिकल्स आर क्लोज और हाउ पार्टिकल्स आर फार। सो अब देख सकते हो कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास है और जो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं। और लेकिन जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो तो उससे भी दूर हैं। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। यस, तुम ज़्यादा आ गया, वो क्या था, पहला हमारा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दूसरा हमारा होता है, एंड देखो ये सब तो उसके बारे में, ठीक है। ये था सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं कि वो कितने दूर दूर रहते हैं, ठीक है। देखो पहला हमारा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कितना है, FORC, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में उससे कम होता है, फिर हमारा गैस में और कम होता है। और दूसरा हमारा होता है जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है। सॉलिड की जो है उसमें स्पेस बहुत कम होता है ना। लिक्विड में उसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैसेस में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि सॉलिड में स्पेस ना नो होता है, स्पेस नो, ठीक है। लेकिन लिक्विड में स्पेस थोड़ा बहुत होता है, और गैस में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। जो हमने पहले पढ़ा था तो वो क्या था, हम एक बार अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक कॉलम बनाता हूँ मैं, यहाँ हम पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब उनमें कितना अट्रैक्शन है, फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स एंड स्पेस। यहाँ पर हम देखेंगे स्पेस। यहाँ हम ले लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड में फोर्स कितना होता है, बहुत ज़्यादा, तो इसे हम कहेंगे हाई, ठीक है। और लिक्विड की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें फोर्स मॉडरेट होता है, जिसे हम कहेंगे मॉडरेट। और गैस में क्या होता है, जिसे हम कहेंगे हाई, लो, ठीक है, लो कहेंगे हम उसे। लेकिन अगर हम स्पेस की बात करें, सॉलिड में स्पेस की बात करें तो बहुत लोअर होता है, उसे हम कहेंगे लोअर। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो उसमें मॉडरेट होता है उसमें स्पेस। और हम गैस की बात करें तो उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा हाई होता है।
तो अब देख लो ना कि जो फोर्स है, हाँ, जो फोर्स में हो रहा है उसका अपोजिट ही हमारा स्पेस में हो रहा है ना। जितना देखो, जितना फोर्स ज्यादा होगा, हाँ हाँ, जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना स्पेस हमारा कम होगा, ठीक है। जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना हमारा, सॉरी, जितना स्पेस ज्यादा होगा उतना उतना ही हमारा फोर्स। एक सेकेंड मैं खुद कंफ्यूज हो गया हल्का सा। देखो, पार्टिकल्स के बीच में जितना हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, हमारा उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा क्या, मैं इसे वापस आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, सो आप ये देखो, ये पार्टिकल है। हम्म ये हम इसको, एक सेकंड मैं आपको सॉलिड का पार्टिकल दिखाता हूँ। ये सॉलिड का पार्टिकल है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, हाँ, उतना ही इसका स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स कम होगा। मतलब देखो, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स घट रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप ये बात? देखो, एक ये लो, एक गैस का पार्टिकल है। इसमें क्या है, जितना हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है उतना हमारा स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ज़्यादा है। सो आप अच्छे से समझ गए ना। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊँ कि हम उसको वर्सेस करके बताएं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एंड क्या था वो फोर्स पार्टिकल्स, तो मैं आपको मैं बना सकता हूँ, ठीक है। सो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, हम पहले अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने ये वाला पॉइंट देख लिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, ठीक है। Gas have a neither a fixed volume or nor fixed shape. Gas have neither a fixed volume or nor fixed shape. जाहिर सी बात है, गैस के पास, मतलब ये बोलने से अजीब लगेगा कि गैस के पास उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम भी है और गैस के पास उसका फिक्स्ड शेप भी है। अब गैस को कहीं पर भी छोड़ोगे तो वो सब किसी की भी शेप ले लेगा। आप उसको एक सिलेंडर में छोड़ दो, जैसे कि एक सीएनजी गैस, तो उसे आप वहां पे रखोगे तो वो उसकी शेप ले लेगा, और उसका कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है ना। तो ये पॉइंट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द गैसेज स्टेट हैज हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी एंड कंपेयर्ड टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। मतलब वो उसमें बहुत ज़्यादा उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाले पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हायर देन सॉलिड एंड लिक्विड्स। हाँ, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सो हम काइनेटिक एनर्जी भी अभी जस्ट देख लेते हैं। पहले मैं स्लाइड कंप्लीट करके जस्ट हम काइनेटिक एनर्जी पे ही जाएंगे, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हायर देन सॉलिड एंड लिक्विड। जो इसमें काइनेटिक एनर्जी है गैस में, हाँ, बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। एग्जाम्पल ऑफ गैस, एग्जाम्पल क्या हमारे गैस की, एयर, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। हम देखते हैं आगे, प्लाज्मा। सो प्लाज्मा, यही आपका सरप्राइज है कि प्लाज्मा, ठीक है। सरप्राइज में आपको बताया था, बाद में हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। पहला आपका सरप्राइज है प्लाज्मा, एंड आपका सेकंड सरप्राइज है, वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। ये दो स्टेट ऑफ मैटर आपको नया पढ़ना है, ठीक है। ये आपके कोर्स में ऐड हो गया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट और प्लाज्मा। ये दोनों में स्टेट ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप पढ़ लोगे आसानी से, मैं जानता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये रहा काइनेटिक एनर्जी। Particles of matter continuously moving, that is process, what we call kinetic energy. देखो, जाहिर देखो, इस पे साफ साफ लिखा है, पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, हाँ, दैट इज प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, प्रोसेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। एज अ टेम्परेचर राइज द पार्टिकल्स मूव फास्टर। जितना टेम्परेचर राइज होगा उतने पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे। कैसे? चलो मैं एक एग्जांपल तो आइसक्रीम का, आइसक्रीम का एक सॉलिड है। जितना उसका टेम्परेचर राइज होगा वो धीरे वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। और टेम्परेचर अगर मान लो बढ़ गया तो क्या होगा, वो तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऐसे क्या हो, उसके पार्टिकल्स क्या बोलते हैं, फ्रीली फास्ट फास्ट मूव करेंगे। आपने देखा ना पिछली स्लाइड में कि गैस के पार्टिकल्स कितने फास्ट फास्ट मूव कर रहे थे, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े धीरे धीरे मूव कर रहे थे, और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था। और सॉलिड में आपने देखा वो तो बिल्कुल चिपक चिपक के बैठे थे ना।
अपनी लाइन पूरी करते हैं। as temperature rise particles move faster so we can say the increase of temperature the kinetic energy of particles increase। हाँ, सबसे मेन पॉइंट ये आपको याद रखना है, ठीक है, सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है ये, ताकि आप ये भूले ना, ठीक है। देखो ये रहा, increase in temperature the kinetic energy of a particle also increase। ये आपको इतना याद रखना है कि जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी पार्टिकल्स की। काइनेटिक एनर्जी क्या है? continuously moving of particles called kinetic energy। काइनेटिक और टेम्परेचर का राइज होगा तो पार्टिकल्स फास्ट फास्ट मूव करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ काइनेटिक एनर्जी बस आल्सो इंक्रीज, ठीक है। ये स्लाइड आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, सो ये प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। काइनेटिक एनर्जी कभी कभी भूल जाते हैं काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। द एनर्जी इन मोशन नोन एज अ काइनेटिक एनर्जी। जो भी हमारी एनर्जी मोशन में होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो हमारे पार्टिकल्स वो भी टाइप का एनर्जी है, तो वो हमारे मोशन में होंगी तो उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मूविंग बॉल, फ्लोइंग वाटर। हमारी की बॉल मूव कर रही है, हाँ, तो उसे तो वो हमारा एक उसकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो भी काइनेटिक एनर्जी है। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। ये अब आगे चल के पढ़ेंगे, मैंने बस जरा स्लाइड को जरा हरा भरा करने के लिए ला दिया है। हम आपका सरप्राइज अच्छे से पढ़ लेते हैं कि दोनों स्टेट ऑफ मैटर एक्चुअल में है क्या। पहला हमारा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सॉरी, पहला हमारा है प्लाज्मा, देन हमारा आएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। प्लाज्मा, अब प्लाज्मा अपने क्लास 8 में पढ़ा है, लेकिन वो वाला प्लाज्मा ही जो हम पढ़ेंगे। प्लाज्मा हमने पढ़ा था बायोलॉजी में, जो हमारा ब्लड में होता है, ठीक है। लेकिन ये प्लाज्मा है हमारा केमिस्ट्री में। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स form of ionized gas is called plasma। Plasma made up of heating gas, it lost the electrons it present in the stars, ठीक है। पहले मैं डेफिनेशन क्यों पढ़ा कि डेफिनेशन बहुत इजी है, ये आप अच्छे से समझ जाओगे। जो प्लाज्मा है ना, वो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? मतलब बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है और सुपर एक्साइटेड। मतलब जितने आपको दिख रहे हैं ये गैस के जितने आपको दिख रहे हैं गैस के पार्टिकल्स कितने फ्रीली, ये एक्साइटेड, ये सुपर एक्साइटेड नहीं है, बस एक्साइटेड, ठीक है। और वो सोच सकते हो कि वो कितने सुपर एक्साइटेड होंगे, वो तो कितने तेज तेज मूव करेंगे। तो इससे पता क्या चलता है कि जो प्लाज्मा में उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना। और पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस, वो आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ हीटिंग गैस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज प्रेजेंट इन स्टार्स। सो प्लाज्मा आपका याद रखना, प्लाज्मा वो हीटिंग गैस से बना होता है और इट प्रेजेंट इन स्टार्स। हीटिंग गैस, इट लॉस ऑल इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देते हैं। इट प्रेजेंट इन स्टार्स, ये हमारा प्रेजेंट इन स्टार्स होता है, ठीक है। The plasma is produced in sun and star because of high temperature. The sun and star glows because of the presence of plasma in them। आपने कभी सोचा है कि जो सन है वो क्यों चमकता क्यों है? आप बोलो कि हमने 8th क्लास में पढ़ा था स्टार्स एंड सोलर सिस्टम चैप्टर में कि जो हमारा क्या था, सन है हमारा, वो एक ल्यूमिनस बॉडी है इसलिए शाइन करता है। सो हम क्लास 9th के हिसाब से हम एक स्टेप और आगे पढ़ते हैं कि सन हमारा क्यों ब्राइट करता है, क्यों जलता है? क्योंकि उसमें प्लाज्मा कंसिस्ट होता है, उसमें प्लाज्मा रहता है उसमें, ठीक है। उसमें मतलब सन में हमारे सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस, ठीक है। इसी वजह से हमारे स्टार और सन चमकते हैं। जितनी भी चीज़ हमारी रात में चमकती हैं वो सब बिकॉज ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। और कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो आपको सन को रिफ्लेक्ट करके चमके, ठीक है। लेकिन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा सन एंड स्टार्स है। द सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, इनमें प्रेजेंस होता है प्लाज्मा। द फ्लोरेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। जो आपके घर में होते हैं ना ट्यूब वगैरह, हाँ, सो वो उसमें हमारा प्लाज्मा होता है। सो उस गैस को ना हम
वो उस गैस में फिल होता है। तो ऐसा नहीं कि वो गैस ही आपको लाइट पास करेगा, होता क्या है, वो गैस में फिल होता है, जैसे जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो अपना प्रोसेस चालू करता है और अपना वो ग्लो करना चालू करता है। इन शॉर्ट पता क्या चलता है कि प्लाज्मा से ही हमारे सन एंड स्टार्स ग्लो करते हैं। एंड प्लाज्मा क्या है, कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। एंड जो मैंने आपको कहा कि उसका प्रोसेस क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में उसका जलने का, सो वो हम एक नेक्स्ट स्टेप, मतलब हम लोग हम उसे 10th क्लास में पढ़ेंगे। सो प्लाज्मा क्या था, प्लाज्मा बिल्कुल हॉट, ठीक है, प्लाज्मा बिल्कुल सुपर एनर्जी की सुपर आयनाइज्ड गैस। अब प्लाज्मा का बिल्कुल अपोजिट, प्लाज्मा का बिल्कुल अपोजिट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे हम बोलते हैं बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। पहले हम इसकी हल्की सी हिस्ट्री देख लेते हैं, हल्की सी। In 1920, Indian physicist सत्य सत्यना सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रहा, सत्येंद्र नाथ बोस, हाँ। सो आपको नाम से पता होगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, मतलब सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन द कैलकुलेशन फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इन्होंने कैलकुलेशन किया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर और बिल्डिंग ऑन कैलकुलेशन। और देखो हुआ क्या था, सत्यनारायण बोस ने इस कैलकुलेशन को बिल्ड किया, मतलब कैलकुलेशन को करा, सब उसके सब कैलकुलेशन करा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बिल्ड ऑन कैलकुलेशन, उसी जो उन्होंने डेटा इकट्ठा किया था इस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पे, उसी डेटा को कलेक्ट करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका मतलब इन दोनों की इसमें मेहनत थी, ठीक है। पहले इन्होंने सत्यनारायण बोस ने भी हेल्प की, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी हेल्प की, तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री। अब इसकी छोटी सी डेफिनेशन भी आती है, द बी इज फॉर्म वेरी बाय कूलिंग गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। मतलब उसमें क्या था, हमारे प्लाज्मा में बिल्कुल सुपर एनर्जेटिक, मतलब उसमें उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, मतलब बहुत ज्यादा हीटअप होगा। सो प्लाज्मा का एक और एग्जांपल है, मैं आपको बताना भूल गया, प्लाज्मा का हमारा एग्जांपल है प्लाज्मा एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना, गैस फ्लूरोबिन ट्यूब हमारे जो होता है, तो हमारा प्लाज्मा का एग्जांपल है वो एक। और प्लाज्मा का हमारा एक और एग्जांपल है जो आपने देखा कभी अगरबत्ती को देखा आपने या फिर धूप को देखा है, जब वो जलती है तब वो कुछ अलग टाइप का गैस प्रोड्यूस करती है, तो हमारे उसमें प्लाज्मा, मतलब उसमें प्लाज्मा नहीं कहेंगे, उसमें प्लाज्मा नहीं कहेंगे, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसको प्लाज्मा कहते हैं नहीं पढ़ते, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। तो डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, बोस आयंस कंडेंसेट पे। तो वो बीसी के बाय कूलिंग गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ठीक है, टू सुपर लो, बिल्कुल सुपर, मतलब बिल्कुल बिल्कुल लो टेम्परेचर पे वो हमारा बीसी फॉर्म्ड होता है। और ये बीसी हमें कहाँ मिलेगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कूलिंग गैस में कहाँ फाउंड बाय कूलिंग गैस में, जो इस जो हमारे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है कहाँ मिलेगा, हमारे अंटार्कटिका के साइड में बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो अभी बस आप इतना याद रखना कि जो 1920 में ये सत्यनारायण बोस ने कैलकुलेशन की थी और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको प्रेडिक्ट किया था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को। और बीईसी फाउंड बाय कूलिंग गैस इन एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, अबाउट 100,000 द डेंसिटी इन नॉर्मल एयर, ठीक है, सुपर लो टेम्परेचर। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, हाँ मैंने आपको कहा था ना कि एक मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो मैं दिखा था ना आपको नोट पैड पे लिख लिख के इतना देर से, सो ये उसकी पूरी छोटी सी समरी है, आप ध्यान से थोड़ा देखना, ठीक है। Different characteristics in state of matter. Characteristic solid, liquid, gas. ये अच्छे से पढ़ना है, इसलिए मैं जरा धीरे धीरे बोलूंगा और जरा ध्यान सुनना। इसी पे जितना हमने अब तक पढ़ा है वो सारा यहाँ इस पे आ जाएगा, इस छोटे से टेबल पे, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, ठीक है। सो पहले करेक्टरिस्टिक्स होता है मैटर का शेप, पहले हम देखते हैं शेप। सॉलिड की हमारी फिक्स्ड शेप होती है, लिक्विड की नॉट फिक्स्ड शेप और गैस की भी नॉट फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम, सॉलिड का फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, और लेकिन गैस का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। रिजिडिटी या फिर रिजिडिटी मतलब वो ठोस, मतलब कितना ठोस है, और फ्लूइडिटी मतलब वो फ्लूइड है फिर नहीं है।
फ्लूइडिटी एक सेकंड में आपको बताता हूँ। हाँ, तो मैं जैसा आपको कहा था कि फ्लूइडिटी मतलब होता है वो कितना फ्लो कर सकता है। तो पहले हमें बताना है कि रिजिडिटी मतलब वो क्या वो ठोस है, और दूसरा हमें बताना है कि क्या वो फ्लो कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, सॉलिड तो हमारा ठोस तो हो गई, मतलब वो रिग्ड है। अब क्या वो फ्लो कर सकता है? नहीं। लिक्विड कैन फ्लो, नॉट रिग्ड, वो ठोस नहीं होता। गैस भी हमारा फ्लो कर सकता है बट वो रिग्ड नहीं होता। अब हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब उसमें कितना, मतलब वो कितने पास पास है, हाँ, उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में लेस देन सॉलिड मतलब मॉडरेट, और गैस में वेरी लेस। अब आता है थर्ड फिफ्थ पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब उसमें स्पेस कितना ज़्यादा है कम है। सॉलिड हमारा स्पेस बहुत कम होता है, मोर देन सॉलिड मतलब मॉडरेट कहेंगे, और मैक्सिमम एंड लेस देन गैस, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसमें क्या हम दबा सकते हैं, और नेग्लिबल मतलब बिल्कुल नहीं। कंप्रेसिबल, हाँ दबा सकते हैं। हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं, ठीक है। सो ये जब जितना भी हमने पढ़ा है ना, वो थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हाँ। सो अगर आप ये टेबल अच्छे से याद कर लेंगे तो आप वो 3 स्लाइड आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो मैं आपको प्लीज़ प्रेफर कर रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ ये टेबल तो पक्का आप याद कर ही लेना, ठीक है, क्योंकि इस पूरे टेबल पे इस पूरा चैप्टर का समरी हो जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। सो अब जो हमारा ना, आपको पता है कि जो हमारा सॉलिड एक कार्बन, देखो, जो हमारा ड्राई आइस है ना, उसे हम कार्बन डाइ उसे हम व्हाई सॉलिड कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड आइस। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा सॉलिड जो हमारा सॉलिड है, जो हमारा ड्राई आइस है, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ड्राई आइस कॉमन नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई पूछे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का कोई एग्जांपल दो, ठीक है, कोई सॉलिड एग्जांपल दो, तो आप बोलना आइस, ठीक है। जो ड्राई आइस है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स गेट नेम बिकॉज it does not melt into liquid when heated, instead change directly to gas। हाँ, अब ये नोटिस करने वाली बात है। आप कभी देखते हो कि आइस को, कि आइस आइस का ना आधा पार्ट ही पिघलता है, बाकी जो होता है वो सब ना उड़ जाता है। मतलब वो ना के बराबर पिघलता है, वो डायरेक्ट हवा में उड़ जाता है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल आप एक चीज आपने नोटिस की क्या, एक हमने एक ऐसी पहली चीज देखी जो सॉलिड डायरेक्ट हमारा किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। लेकिन पहले आप क्या देखते थे कि आइसक्रीम कर लो, आइसक्रीम क्या है, पहले वो सॉलिड होगी, फिर वो धीरे धीरे लिक्विड में होगी, फिर धीरे धीरे वो गैस में होगी। तो कितना टाइम लग रहा, लेकिन इसमें ड्राई आइस में क्या वो डायरेक्ट चेंज हो जा रहा है ना। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कहते हैं हम इस प्रोसेस को। सो आपको याद रखना है कि ड्राई आइस को हम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट डज नॉट मेल्ट इनटू लिक्विड व्हेन हीटेड, इट इंस्टेंट चेंज डायरेक्टली टू गैस। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अब कुछ डेफिनेशन से आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Intermixing of particles of two different types of matter are known as the diffusion। मान लो intermixing particles of two different types of matter is known as diffusion। मान लो दो gases, देखो एक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके वापस वीडियो को, सॉफ्टवेयर डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स में हमने नाइट्रोजन गैस रखा है और एक बॉक्स में हमने रखा है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। सो हमने इसको एक बंद कर दिया है, हमने ये बंद कर दिया, आप देख सकते हैं बंद कर दिया है हमने। और अब देखो, जब यहाँ पे मैंने इसके गेट लगाया, ठीक है, एक गेट टाइप के, मैं मैंने जब जैसे मैं स्विच पे क्लिक किया, क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया।
और जब जैसे ही धीरे धीरे बढ़ते 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 क्या होंगे, जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, जब ये आपस में दोनों मिक्स हो जाएंगे, हाँ, सो इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफ्यूज मतलब दो पार्टिकल्स, मतलब दो स्टेट ऑफ मैटर मिक्स हो रहे हैं। जैसे कि एक और चीज ले लेते हैं, आप चाय में जब आप पानी मिलाते हो तो क्या हो रहा है, देखो दूध में, दूध जब आप पानी मिला रहे हो तो क्या हो रहा है, लिक्विड भी एक मैटर है, और सॉरी वाटर भी एक मैटर है, और आपका वाटर मिल्क भी एक मैटर है। अब दोनों को जब दोनों को जब मिक्स कर रहे हो आप आपस में, हाँ, तो उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। मतलब दो दो मैटर्स को हम मिक्स कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं एक आटा। जब हम आटा गूंथते हैं तो क्या जो हमारा आटा है वो क्या है, एक सॉलिड है ना, और वाटर हम उससे मिक्स करते हैं तो क्या है, जो हमारा फ्लावर है, हमारा फ्लावर है, जो आटा है, हाँ, और वाटर है, हाँ, जी दोनों अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर है, ये हमारा सॉलिड है, हमारा लिक्विड है, दोनों को जब मिक्स करें तो हम उसे कहेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, आप समझ गए ना डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन बड़ा ईजी है, इतना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। देखिए अब ना एक और स्केल होता है केल्विन, केल्विन स्केल होता है। ठीक है, ये तो हम इस चैप्टर में दो टाइप ऑफ स्केल बताया गया। पहले हमारा बताया गया है सेल्सियस, एंड दूसरा हमारा बताया गया केल्विन। सो मैं आपको फ़ारेनहाइट भी जरा ऐड कर, मतलब फ़ारेनहाइट आप याद मत करना, बस आपको बता दूंगा कि फ़ारेनहाइट में कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं, देखो डिग्री, हम्म, और मैं एक सेकंड बताता हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, 273। ठीक है, अगर हम एक वाटर है, हाँ, वाटर का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री इन सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर 0 डिग्री को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, अगर 0 डिग्री अगर हम केल्विन में लिखेंगे तो हम उसे लिखेंगे 273 केल्विन। 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री जो हमारा सेल्सियस में था, वो हमारा केल्विन में क्या है, 273 केल्विन। आप इसे अच्छे से समझ जाओगे, और बस आपको इतना याद रखना है कि क्या पे क्या लिखा है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इट्स चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। ये जरा अलग अलग डेफिनेशन है, ये गलती से। सो आपको पता होगा कि जब हम कोई चीज़ को पिघलाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। सो उसको हम फ्यूजन भी कह सकते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। द प्रोसेस ऑफ melting process of melting of that is change of solid state into liquid state is known as fusion, इसे हम कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, अब थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होंगे की डेफिनेशन के बारे में, डोंट वरी। एक और स्लाइड है, जैसे मैंने अब तक बताया था ना, वो जितना भी हमने पढ़ा है वो एक टेबल के फॉर्म में था, वैसे जितना हम पढ़ेंगे अब जो हमने पढ़ा अब तक, वो सब एक और स्लाइड के फॉर्म में आप समझ जाओगे। ठीक है, third, a change of state directly into solid to go gas without changing liquid state is called sublimation. Sublimation का एग्जाम्पल हमने पिछले साइड में देखा, वो आइस वाला। आइस में क्या होता है, वो सॉलिड में होता है, और जब हम उसे निकालते हैं तो दैट गैस के फॉर्म में क्या बोलते हैं, वो गैस के फॉर्म में उड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। डिपोजिशन के बारे में लिखेंगे आगे। काइनेटिक एनर्जी हम देख चुके हैं, हाँ, अब ये देखते हैं। मैंने आपको कहा था ना, ये जितना हमने पढ़ा उस स्लाइड में उतना हम पढ़ेंगे। देखो ये सॉलिड है, साफ साफ दिख रहा है, ये लिक्विड है, और ये गैस है। ठीक है, अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखो जो हम सॉलिड से जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करें किसी चीज को, तो उसे हम कहते हैं फ्यूजन। मतलब मान लो आप एक चॉकलेट को जब आप पिघला रहे हो, हाँ, जब आप उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे फ्यूजन। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्यूजन, क्लोज ऑल। और जब आप लिक्विड को, अब मान लो वही चॉकलेट है, आपने उसमें थोड़ा पानी मिला दिया, ठीक है, और अब उसको जरा और थोड़ा हीट अप करोगे। देखो यहाँ से यहाँ
और यहाँ तक जाने का ये क्या है, हीटिंग टेम्परेचर, ये हीट हो रहा है टेम्परेचर। और जब ये यहाँ से यहाँ वापस आ रहा है तो इसे ये इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी के लिए तो समझो, जब आप कोई चीज़ को जब गर्म करोगे तो वो हमारा सॉलिड को गर्म करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और आप किसी लिक्विड को गर्म करोगे तो हमारा वो गैस में कन्वर्ट होगा, जिससे हम जिस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। और अगर आप चाहते हो कि वो जो हमारा गैस है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए हीट अप करने से, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और अगर हम इसको अगर उल्टा करते हैं, मतलब अगर हम उसे कूल डाउन करें तो अगर अगर हम गैस को अगर हम कूल डाउन करेंगे तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। अगर हम अगर हम लिक्विड को ठंडा करें और उसे हम सॉलिड में कन्वर्ट करें तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। और अगर हम सॉलिड को डायरेक्ट अगर हम गैस में कन्वर्ट करें तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। सो अगर हम गैस को सॉलिड में करें फिर सॉलिड को गैस में करें तो दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो देखो, आपको करना कुछ नहीं, बस आपको ये डायग्राम अच्छे अपने मन में ध्यान रखना है। और अगर चाहते हैं डेफिनेशन लिखना है इसकी तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। आपको क्या लिखना है, आपको एक ही लाइन में लिखना है, व्हेन वी कन्वर्ट सॉलिड इनटू liquid, it is this process is called fusion. When we convert liquid into gas is called evaporation. When we convert a gas into solid, it is called sublimation. And when we convert gas into liquid is called condensation. अब याद रखना एक और मेन टॉपिक ये है कि देखो, जो ये वाला एरो है नीचे वाला एरो, हाँ ये है हीटअप का, ये है हीटअप का। और जो ये ऊपर जा रहे हैं ना एरो, हाँ तो ये है कूल डाउन का। मतलब अगर हम हीट करेंगे तो फ्यूजन होगा, अगर हम वापस उसे हीट करेंगे तो वेपरेशन होगा, अगर हम उसे और हीट करेंगे तो सब्लिमेशन होगा, ठीक है। अगर हम गैस को ठंडा करेंगे तो ये कंडेंसेशन होगा, और हम गैस को और ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सॉलिडिफिकेशन होगा, और उसे और ठंडा करेंगे तो सब्लिमेशन होगा, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको डायग्राम नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। और जैसे मैंने आपको कहा था कि उसको नोट करना, उस टेबल को प्लीज, वैसे मैं बोल रहा हूँ इसे भी प्लीज प्लीज नोट करना। ये आपकी कॉपी बुक में भी दिया है, सो उससे आप नोट करो, ऐसे नोट करो, बात बराबर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कंप्रेशन टू लिक्विड, जैसे मैंने बताया ना कि सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल है, मतलब ना के बराबर से कंप्रेस कर सकते हैं, और लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। सो वही हम देखेंगे इस स्लाइड में। ड्यू टू हाई compressibility, large volumes of gas can be compressed into small cylinder and transport easily. अब देखो क्या होता है, गैस हमारा कंप्रेसिबिलिटी क्यों है, देखो होता क्या है, आपने नोटिस क्या होगा, जो जो आपके घर में सिलेंडर आते होंगे एलपीजी सिलेंडर, वो इतना भारी क्यों होते हैं, सोचा कभी आपने क्यों? क्योंकि आप ध्यान लगाओ कि गैस तो इतना हल्का, गैस का तो कोई वेट ही नहीं होता, उसका कोई मास ही नहीं होता, तो वो इतना भारी होता कैसे सिलेंडर? तो होता होता क्या, वो उसको कंप्रेस करते हैं, मतलब उसको दबा देते हैं। कैसे? मान लो ये एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है और यहाँ पे गैस भरा हुआ है, और गैस के पार्टिकल्स आप ये देख सकते हो साफ साफ। उसको पिस्टन को दबाया दबाया, गैस गैस के पार्टिकल्स वो कितने करीब आ गए, और दबाया तो गैस के पार्टिकल्स क्या हुए, सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। सो एलपीजी आपके घर में लिक्विड पेट्रोलियम, सॉरी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा, आप लेकिन कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जानता हूँ अच्छे से लेकिन बोल नहीं पा रहा अभी, कोई बात नहीं। हो क्या रहा है देखो, हाँ गैस को हम दबा रहे हैं, उसको जब हम दबा रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसको हम और दबा रहे हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सो इसी को हम कहते हैं कंप्रेशन ऑफ लिक्विड टू गैस, ठीक है। इसमें इतना कुछ खास था नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में, यस एग्जांपल हमारे क्या है, एलपीजी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेसिबल नेचुरल गैस। अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, हाँ तो उसे हम कंप्रेशन भी बोलेंगे और कंप्रेशन भी बोलेंगे और कूलिंग भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हमने गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, गैस था हमने उसे कंप्रेस किया तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे, हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस पर उसको हम कहते हैं कूलिंग या फिर कंप्रेसिबल। उसको हम कूलिंग भी बोल सकते हैं, उसको हम कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में ये हो गया। अब आते हैं वेरियस टेम्परेचर स्केल। वेरियस टेम्परेचर स्केल, तो सबसे पहले तो आप इस स्लाइड को नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको पढ़ेंगे।
कर लिया नोट डाउन? ठीक है, आगे देखते हैं। वेरियस टेम्परेचर स्केल। केल्विन टेम्परेचर, केल्विन ना केल्विन हमारा लैब्स में होता है, और सेल्सियस आप जानते हैं, और फ़ारेनहाइट भी आप जानते होंगे। अगर मान लो आपको कोई केल्विन में दे रखा होगा, हाँ, तो आप उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे, और आपको कोई केल्विन में दे रखा होगा उसको आप उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ये उसके फॉर्मूलाज है, ठीक है। केल्विन फॉर्मूला, केल्विन को सेल्सियस में करने का फॉर्मूला क्या है, के मतलब जो केल्विन जो आपको दिया है केल्विन की वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए, वो लिख दो के -273। मान लो मुझे दिया है, मान लो मुझे दिया है 40, मुझे 40 केल्विन दिया है, मुझे बोला है कि चलो तुम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो क्या करना है, पहले केल्विन की वैल्यू रखनी है, फिर -273 करना है। तो कितना आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो वो हमारा आ जाएगा, वो हमारा सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है, वो हमारा सेल्सियस में आ जाएगा। अगर हमें केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, हमें हमें करना है 9/5। केल्विन की वैल्यू हमारे लिए 40 -273 -273 यानी +32। तो हमारी फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी केल्विन से, ठीक है। तो ये वेरियस टेम्परेचर्स के लिए इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। आप भले ही ये फ़ारेनहाइट का याद मत रखना, देखो जो मैं काट दे रहा हूँ आप उसे भले याद मत रखना, लेकिन जो मैं नहीं काट रहा उसे भले आप उससे याद रखना, ठीक है। एक सेकेंड वापस सब, हाँ, आप इन तीनों को प्लीज नोट कर लो, इन तीनों को, ये तीन जो मैंने नहीं काटे, ठीक है। आपको केल्विन सेल्सियस में करना है तो के -273, आपको सेल्सियस में केल्विन केल्विन में करना है तो डिग्री +273, आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है तो हमारा, सेकेंड, आप ये भी काट लो, ये भी काट लो, ठीक है, ये पूरा काट लो, बस आपको ये दो लिखने हैं, ठीक है, ये दो लिख लो, ये दो लिख लो आप, ओके। इसमें समझने ऐसा कुछ है नहीं, आप बस खुद से पढ़ो तो समझ जाओगे आप इसमें क्या लिखा है। अब कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि लेटेंट हीट होता क्या है। सो एक पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने कभी पानी को उबाला है? हाँ, आप मैं आपको अपने खुद से एग्जांपल दूँ, ठीक है, क्या हो, आपने पानी को उबालने के लिए रखा, पहले वो पानी था रूम टेम्परेचर, मान लो मैं 20 डिग्री पानी था, आपने उसे उबाला, टेम्परेचर राइज हुआ, वो 100 डिग्री के बाद उसका टेम्परेचर राइज ही नहीं हुआ। और क्यों, क्यों ऐसा क्यों हुआ? मैंने गैस भी बंद नहीं किया और आप गैस प्रॉपर काम भी कर रहा है, हमने उसको टेम्परेचर दिया लेकिन वो टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ? उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब वो छुपी हुई हीट, मतलब वो हिडन हीट। तो हीट गई कहाँ, आप सोचोगे, जो हमने उसको इतना सारा हीट दिया, वो 100 डिग्री पे होने का तो रुक क्यों गया? वो आगे 150 200 वो आगे गया क्यों नहीं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। देखो, when solid melts its temperature remains same, where does the latent heat go? ये क्वेश्चन जरा काट लो, आप जरा क्वेश्चन लिखो, when we boil water, boil water and temperature goes to 100 degree, and after 100 degree, why the temperature not rise? Okay, देखते हैं टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन क्या, बस आपको ये मत देखो क्या लिखा है वो, ठीक है। टेम्परेचर गया था, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन हीट सप्लाइड टू substance not increase the temperature because to break the intermolecular force of attraction essential phase information thermometer cannot show hidden heat is equal to latent heat। अब सोचो कि मैं क्या कह के चला गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो पहले ना क्या, पहले खुद अच्छे से पढ़ो खुद। चलो बताता हूँ से हो क्या रहा है, जब इसे हीट दे रहे हो ना हम, तो 100, देखो वो कह रहा है, आपने एक सॉलिड, मान लो आपने एक चॉकलेट को अपने बॉयल हो, मतलब चॉकलेट को आपने पिघलने के लिए रखा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब वो लिक्विड में कन्वर्ट कैसे हुआ?
तो क्या हुआ, जो अब जब जो आप इसे हीट दे रहे हो ना, हाँ, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो ये सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन है, वो उसको तोड़ने में लगा रहा है। वो उसको तोड़ेगा तभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ किसका वो है, गेम है, सारा गेम हमारा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। सॉलिड है, हमने उसको हीट अप किया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो जो हमने हीट दी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब सॉलिड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ के वो लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। अब जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, हम उसको वापस हीट कर रहे हैं, तो अब वो वेपर में कन्वर्ट क्यों हुआ? क्योंकि क्या हो रहा है, जो क्या हो रहा है, वो अब क्या कर रहा है, जो अब देखो वो लिक्विड में कन्वर्ट तो हो गया, अब वापस जो हीट जा रही है, हाँ, वो उसको अब कन्वर्ट कर रहा है गैसेस में। मतलब वो जो लिक्विड के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स है वो उनको और तोड़ रहा है और उनको गैसेस में कन्वर्ट कर रहा है। इसी वजह से हमारा लेटेंट हीट है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सॉलिड हमारा यहाँ पे गर्म हो रहा है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके देखते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, बाद में समझना, ठीक है। Latent heat of fusion, latent heat of fusion, amount of heat required to convert one convert to required to convert 1 kg of solid into liquid. अब 1 kg हटा दो, ये 1 के convert 1 kg of liquid, amount of heat required required to convert solid into liquid is called latent heat of fusion. मतलब जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन हीट ऑफ फ्यूजन, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट जस्ट सॉलिड टर्न्स टू सॉलिड। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर सेम रहा। तो यहाँ इस स्टेज देखो, सॉलिड से वो लिक्विड में जब यहाँ पे हो गया ना, जब वो उसका जब उसने मतलब क्या होता है, उसकी सहनशीलता खत्म हो गई लिक्विड सॉलिड की, यहाँ तो क्या हुआ, जितना भी हीट है वो सब अप्लाई हो रहा है अब लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, हाँ, तो अब वो चाहता है कि अब उसको और हीट मिल रही है, तो वो क्या कर रहा है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, मतलब जब हम लिक्विड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो और हीट ले रहा है और क्या कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड वो और तोड़ रहा है और वो गैस में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब वो गैस में जब वो कन्वर्ट कर रहा है, गैस में कन्वर्ट करने के बाद वो हीट ले ही नहीं रहा, क्योंकि उसका मतलब प्रोसेस तो कन्वर्ट हो गया। सो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, वो सारी हीट क्या हो रिक्वायर्ड हो रही है, वो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में रिक्वायर्ड हो जा रही है सारी हीट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, एक और अच्छे से पढ़ लेते हैं हम इसे। सॉरी एक्चुअली कि क्या हो गया, फौजी फ्रेंड्स पता नहीं क्या हो गया थे, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ evaporation, amount of required to heat to convert liquid to gas is called latent heat of evaporation. आप ये जो कन्वर्ट ये 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg हटा दो, ठीक है, जहाँ पर 1 kg लिखा है आप वो सबको हटा दो। अब एक और कॉन्सेप्ट आते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। पहले देख लेते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए, लंबा बन जाएगा वीडियो। सो हम क्या करते हैं, यहीं पे हम इसका डी एंड करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी के आगे के टॉपिक्स। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।